मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली हिंसा को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी दी। अब सीएम की चेतावनी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सवाल उठा रहा है। एआईएमपीएलबी ने हिंसा के आरोपियों के समर्थन में एक बयान जारी कर दिया है और यह कहा है कि सभी आरोपियों को छोड़ दिया जाए। अब सवाल उठता है कि हिंसा के आरोपियों की रिहाई की मांग कहां तक जायज है। भड़काऊ नारेबाजी पर बोर्ड आखिर क्यों चुप है? क्या एक नारे के सहारे देश में तनाव फैलाने की साजिश हो रही है? इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी और अहम बात यह है कि आरोपी तौकीर के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मौलाना तौकीर समेत जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें छोड़ा जाए। सवाल यह है कि जब वहां भीड़ जुटी, बवाल हुआ और पुलिस का यह कहना है कि वहां पेट्रोल बम थे, कुछ खोखे बरामद हुए, गनर की बंदूक छीनने की कोशिश हुई, यह सब हुआ, क्या उसके बावजूद भी छोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि आरोपी तौकीर के समर्थन में आखिर एआईएमपीएलबी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों आ गया है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त लहजे में यह कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर दंगा बर्दाश्त नहीं है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही विनोद बंसल साहब हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कह रहा है कि भाई जो कार्रवाई हो रही है वो न्याय संगत नहीं है। उनका यह कहना है कि छोड़ दिया जाए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक शब्द लॉ का भी आता है। इस लॉ का कोई सरोकार है इस बोर्ड से या नहीं है? जो लोग लॉ वायलेट कर रहे हैं ये उनके पक्ष में खड़ा होने का काम कर रहा है और ये मुस्लिमों के रहनुमा अपने आप को दावा करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। आखिरकार ये मुल्ला मौलवी मौलाना निरपराध बच्चों को, आप वीडियोस देखिए ना, उसमें 14 साल 15 साल 16 साल 18 साल के बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं जो हाथों में पत्थर लेकर के पुलिस पर पत्थर फेंकने का दुस्साहस कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को उकसा करके अपराधी बनाने वाले मौलानाओं के पक्ष में खड़े होकर के ये मुस्लिमों के रहनुमा होने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका मतलब मुसलमानों का हित रक्षक नहीं है, वो उनका हित करने वाला, हित चाहने वाला नहीं है। अगर चाहने वाला होता तो ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई की वो पुरजोर वकालत करता, मुखालफत नहीं करता, वो उसकी वकालत करता, कहता कि हां ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कौम के बच्चों को अपराधी बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। क्योंकि आज लगभग 100 से ज्यादा ऐसे गिरफ्तारियां हुई हैं जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा की है, पुलिस पर पथराव किया और उसमें कुछ लोगों पर गंभीर आरोप है जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करने का काम किया। संगठित होकर के योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के साथ आप सांप्रदायिक दंगा करने की चेष्टा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके साथ कोई नरमी नहीं रखेगी, सख्ती बरतने का काम करेगी। ये बात ऑल इंडिया। लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब, एक बड़ा सवाल इससे जुड़ा है और वो ये कि संभल में हुआ, आपकी पुलिस ने यह कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि एक साजिश थी। उसके बाद बरेली में भी इस तरह की रिपोर्ट आई। सवाल यह है कि जब संभल में हुआ फिर बरेली में हुआ, तो क्या पुलिस का इकबाल इतना है कि फिर संभल के बाद भी बरेली में लोग हिम्मत जुटा पाए करने के लिए? देखिए, हिम्मत कोई एक व्यक्ति एकाकी रूप में शायद जुटाने में नहीं रख पाता, लेकिन जब समूह में होते हैं ना तो समूह में ये हिम्मत आ जाती है और भीड़ इकट्ठा होकर के ऐसा करेगी, इस बात का आकलन शायद जिला प्रशासन करने में कहीं चूक गया। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जिला प्रशासन पर जितनी तोहमत मढ़नी है मढ़े, लेकिन ये देश के सामने एक गंभीर सवाल है कि जुम्मे की नमाज के लिए जो लोग इबादत गाहों में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं वो हाथ अपने खाली हाथ लेकर के इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए हाथ उठाते हैं। ठीक है सर, इन हाथों में मेरे साथ महमूद प्राचा भी जुड़ गए, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी समझते हैं, और साथ ही मेरे साथ फराज किदवई जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। महमूद प्राचा, पहला सवाल आपसे कि एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि तौकीर रजा को छोड़ दिया जाए? क्यों? कहलवाया जा रहा है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज्यादातर टॉप लीडरशिप है वो सब आरएसएस के मेंबर्स हैं एक तरह से, और उनके ही इशारे पे काम करते हैं।
अब उन्हें अच्छी तरह से ये पता होता, अगर वो न्यूट्रल लोग होते, तो ये केस विड्रॉ तो सिर्फ योगी जी अपने लिए ही करेंगे या अपने चाहने वालों के लिए करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस विड्रॉ तो हो नहीं सकता ना जो योगी जी का बिल्कुल घर का आदमी नहीं हो या स्वयं योगी जी ना हो। ये कार्य तो वो स्वयं अपने लोगों के लिए ही कर सकते हैं। तो दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता एक के बाद एक जो पर्सनल लॉ बोर्ड की टॉप लीडरशिप है उसने संभल के केस में जाके सारा केस खराब किया, बाबरी मस्जिद के अंदर जाके सारा केस खराब किया। वो कानूनी प्रक्रिया नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा करना चाहते हैं दुनिया के सामने ताकि ये दिखा सकें कि देखिए हमने काम कर दिया, लेकिन उससे आरएसएस और बीजेपी का फायदा ही कराएंगे। वरना यहाँ पे बैठ के आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये सब बोल पाते जो वो बोल रहे हैं अभी? उसके लिए ग्राउंड तैयार करने का काम हमारी टॉप लीडरशिप जो पर्सनल लॉ बोर्ड की है वो करती है। इसलिए मैं तो मेंबर होने के बावजूद भी इन लोगों से किसी से बात भी नहीं करता हूं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आई लव मोहम्मद, ये पुलिस के एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं ये कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। हम दर्जनों सैकड़ों केस ऐसे कर रहे हैं जिसमें पुलिस यही बातें कहती है जो इस केस में कही जा रही है। लेकिन अदालतों में भी जो ये दिल्ली में जो हमले कराए गए थे कपिल मिश्रा जी द्वारा और दूसरे आरएसएस और बीजेपी के लोग द्वारा, उसके हम दर्जनों केस कर रहे हैं। उसमें कोर्ट की फाइंडिंग्स ये आई है कि पुलिस पार्टी बन के ये सब काम कर रही थी और पुलिस ने ना इन्वेस्टिगेशन की ना कुछ किया। एक के बाद एक लोग बरी हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है या नहीं? साफ नजर आ तो पुलिस को जो कि दबाव, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड में होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आरएसएस के मेंबर हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी बुरी लग रही होगी। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा सर, आप खुल के बोलिए। अगर बुरा लग रहा होता तो आप इतना बोल ही नहीं पाते। कह रहा हूं मैं, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैं जो बात ये कह रहा हूं कि जो असली काम करने का है और देश की जनता को ये जानने का है, पुलिस जो कि राजनीतिक दबाव में काम करती है उसकी बात सही मानना प्रथम दृष्टया, चाहे वो कुछ भी कह दें। अभी तो सोनम वांगचुक साहब के खिलाफ कौन कौन सा मुकदमा लगा दिया। वो चाइना से जमीन, चाइना हमारी जमीन ना छीन ले, उनका मुख्य मुद्दा ये है। स्टेटहुड मांगने का भी बस एक निवेदन है सर कि यूपी में रहे बरेली पर, की गवर्नमेंट एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट नाकाम है। तो अब पुलिस ने तो वहां भी उनके खिलाफ एफआईआर कर ली, तो वो देशद्रोही हो जाएंगे? नहीं। जो पुलिस के अधिकारी राजनीतिक दबाव में आके झूठे मुकदमे दायर करते हैं, झूठी कहानी करते हैं, वो दोषी हैं और आज नहीं तो कल उनके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। ये काम नहीं करेंगे महमूद प्राचा, राकेश त्रिपाठी आपका जवाब दे रहे हैं, फिर विनोद बंसल के पास जाऊंगा मैं। राकेश त्रिपाठी बोलिए। के लिए काम कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बोलिए। नहीं, मैं जवाब सवाल में नहीं रहता, मैं अब इजाजत चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, एक आध मिनट रुक जाइए, एक आध सवाल और फिर चले जाइएगा। कोई कराने हैं तो 50% टाइम देके 1-on-1 कराइए। ये जवाब सवाल में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इनके पास आप हिम्मत ही नहीं है। बहुत बड़े आदमी है भाई। मैं महमूद प्राचा, एक मिनट रुक जाइए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम बड़े छोटे की बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। अरे सोशल मीडिया के सामने आ जाए, मेरे सामने, और जितने बीजेपी के जितने जो स्पोक्स पर्सन है एक साथ आ जाएं। चलिए ठीक है सर। अरे कोई चैलेंज थोड़ी हो रहा है सर, यहाँ चर्चा हो रही है। छोटा उस दिन पता लग जाएगा आपको। ठीक है, राकेश त्रिपाठी बोलिए। तथ्यों के चैलेंज ही हो रहा है। हम लोग संविधान बचाने के लिए और ये संविधान ओके सर, राकेश त्रिपाठी कंप्लीट कर लें, फिर आप बोलिए। कोई बात नहीं। जिस दिन आपको इतनी सामर्थ्य आ जाए, इनके अंदर सारे भारतीय जनता पार्टी के एक साथ जितने प्रवक्ता हैं सब आ जाए, मैं अकेले आऊंगा, उस दिन बहस कर लेंगे। महमूद पराचा साहब, इतने गट्स आ जाए। मैं तो बहुत नहीं, महमूद पराचा साहब, मैं बहुत इज्जत के साथ, आपको बहुत सम्मान के साथ, चूंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, बहुत सम्मान के साथ आप तो तथ्यों की बुनियाद पर बात करते हुए ना, साक्ष्यों की बुनियाद पर। क्या है, सीसीटीवी के 200 से ज्यादा फुटेज जो अलग अलग चैनल्स पे सब जगह दिखाई जा रही है, और जिस सोशल मीडिया पर आपको बड़ा भरोसा है ना, उस सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वायरल है। जरा उन क्लिप्स को जरा देखिए कि कैसे फायरिंग करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जरा जाकर के एक बार उन 20 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं ना, उन पुलिसकर्मियों से, उनके परिजनों से भी जरा मिलाइए कि जिनके ऊपर पथराव से और बुलेट इंजरी है, जिनको छर्रे लगे हैं, जाकर के मिलाइए ना। इनकी मासूमियत समझ में आ जाएगी। आपको खेल समझ में नहीं आता है? आई लव मोहम्मद के नाम पर कैसे झूठ फैलाया जा रहा है, क्या यह खेल समझ में नहीं आ रहा है? किसी को आई लव मोहम्मद कहने पर कभी देश में रोक हो सकती है, लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से आप जमाव करेंगे, आकर के सड़कों को बाधित कर लेंगे, दंगा करने की साजिश रचने लगेंगे, तो क्या पुलिस मौन साध करके बैठ जाए? क्या मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी भी ना होने पाए? क्या मौलाना तौकीर रजा के भीतर आपको मासूमियत दिखाई पड़ रही है? आपका नहीं, ठीक है राकेश त्रिपाठी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं सर। बात आप कह चुके हैं। विनोद बंसल जी, महमूद प्राचा एक बड़ी बात कह रहे हैं, और महमूद प्राचा जी ये कह रहे हैं कि भाई ये आरएसएस के लोग हैं और इन्होंने ही आपके लिए पूरी जमीन तैयार की है, और जबकि वो खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है।
असल में ये लोग दोगले हैं। मुंह पर कुछ, वो कहते हैं कि बगल में पैगंबर और बगल में छुरी, वो वाली बात है। मुंह में पैगंबर और बगल में छुरी वाला मामला है इनका। ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि पैगंबर के नाम पर, पैगंबर से तो मोहब्बत, यानी मोहम्मद से मोहब्बत और मानव से नफरत, ये इनका एजेंडा है। और इनके पास टाइम नहीं है। आपने पूछा तो दो चार प्रश्न ले लीजिए, तो इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको पत्थरबाजों को ट्रेनिंग करना है ना जी। नहीं, उन्होंने हमारा निवेदन मान लिया, वो बने हुए हैं। हथियारों की ट्रेनिंग करते विनोद जी, उन्होंने हमारा निवेदन मान लिया, वो बने हुए हैं। नहीं, वो रहेंगे, नहीं वो अच्छी बात है, कम से कम रहेंगे तो हो सकता है इनका भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। ये नाम के तो एडवोकेट हैं, लेकिन काम के वास्तव में जिहादी हैं। इनका सीधा सीधा एजेंडा ये रहता है कि मुस्लिम यूथ को कभी उनके हाथों में कभी कलम कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, उनके हाथों में सिर्फ पत्थर और खंजर ही रहना चाहिए। ये भारत के मुसलमानों के लिए सबसे बड़े खतरनाक स्थितियां पैदा कर रहे हैं ये लोग। मैं कहता हूं कि भारत के मुस्लिम यूथ को ये समझना पड़ेगा कि समय रहते ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जितनी जल्दी तिलांजलि ले लोगे उतनी भला है, नहीं तो ये कुछ नहीं करने वाले। आप देखिए कि राकेश त्रिपाठी जी ने 20 पुलिस वालों को तो नाम लिया, लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, ये महमूद प्राचा के लिए भी है कि वहां पर पुलिस वालों के साथ में कई मुस्लिम यूथ भी घायल हुए हैं। बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ गई विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। बड़ी और अहम खबर यह है कि बरेली हिंसा के 2 और आरोपी हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट हुए। एनकाउंटर में आरोपी इद्रीस और इकबाल घायल हुए हैं। बरेली के सीबीगंज इलाके में ये हाफ एनकाउंटर हुआ है और उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। बरेली हिंसा के ये 2 आरोपी, दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। और ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये आपकी सामने तस्वीर है अस्पताल की, जहां पर इन्हें उसके बाद अस्पताल ले जाया गया है, एडमिट कराया गया है इलाज के लिए। तो ये वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने एक अधिकारी के गनर की बंदूक छीनने की कोशिश की थी और उसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इद्रीस और इकबाल इनका नाम है। ये बरेली के ठीक बगल वाले जिले शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। फराज किदवई साहब, मैं अब आपके पास आना चाह रहा हूं, एक सवाल हो जाए फिर बाकी लोगों से भी आता हूं। भाई, पुलिस का यह कहना है कि 55 व्हाट्सएप कॉल किया गया, 1600 लोगों को बुलाया गया, उसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। क्या पुलिस पर आपको भी यकीन नहीं है? देखिए अजीत जी, जहां तक रही बात पुलिस की, तो पुलिस को तो कोर्ट को भी यकीन नहीं पुलिस के ऊपर। अब ये पूछेंगे कि आप, मैं ये कैसे बोल रहा हूं कि कोर्ट के ऊपर भी, कोर्ट को भी पुलिस के ऊपर जो है वो यकीन नहीं है। दिल्ली दंगों के मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा था कि पुलिस के डायरेक्शन एंड डिक्टेशन पर लिखी गई शिकायतें फिक्टिशियस, विटनेसेस फैब्रिकेटेड, एविडेंस विटनेसेस स्टेटमेंट स्पाइस्ड अप विद एडिशनल फैक्ट्स बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की 15 फरवरी के आसपास की। तो जब माननीय कोर्ट, जब माननीय न्यायालय ये बोल रहा है कि पुलिस के ऊपर उसको भरोसा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं बताइए। सर, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। मेरा निवेदन है कि हम यूपी पे रहें और बरेली पे रहें, चलिए यूपी पे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ही मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि स्टेट पुलिस बायस्ड है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि उत्तर प्रदेश में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, तो हमारे और आपके कहने की जरूरत बचती नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बैठे बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर इसका मतलब आप नमाजवादी साथियों को आप पत्थर और खंजर बांटोगे ना, इसका मतलब ये कहना चाहते हो आप? मैं ऐसे ऐसा डिबेट नहीं करता हूं। विश्वास तो है नहीं पुलिस पे, आप पुलिस के ऊपर हमला करोगे, इसका मतलब? आप देखिए क्या है, चुप रहो ना, मुझे बताइए ना आखिरकार ये कौन सा बात है? पुलिस पर विश्वास नहीं है आपको, जिहादियों पर विश्वास है, जो पत्थरबाज है उन पर विश्वास है। आप मुझे बताइए, जुम्मे के दिन ये हमले क्यों होते हैं? जुम्मा होते के साथ ही लोग पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? मस्जिद से निकलते के साथ ही जो है ना वो लोगों पर हमलावर क्यों हो जाते हैं? कुछ तो बताओ यार। आप देखिए समाजवादी मैं तुम्हारा यार नहीं हूं, जबान सवाल के बाद करना, समाजवादी पार्टी है तुम्हारा यार नहीं हूं, हमेशा जो है ना जी, ये गुंडों वाली भाषा दुनिया में बोलना तेरा मेरा नहीं है, तुम्हारी ये आपका तमीज बोल रहा है। देखिए ये आपकी नमाजवादी भाषा है, ये मैं जानता हूं, आपके नमाजवादी संस्कार आपके जाएंगे नहीं। नहीं, ठीक है, भाषा की थोड़ी मर्यादा रहे। दोनों से मेरा निवेदन है, विनोद बंसल जी, फराज किदवई, ठीक है, दोनों से मेरा निवेदन है कि भाषा थोड़ी सी संयमित रहे। मादा नहीं है सवाल का जवाब देने का, एक निवेदन है, भाषा थोड़ी संयमित रहे, ठीक है। और बदतमीजी पे उतर आएंगे। मैंने एक भी बात बदतमीजी बोला हो तो बताइए, ठीक है। लेकिन ये जो है ना जिहादी माइंडसेट के साथ ही आते हैं और नमाजवादी माइंडसेट के साथ बोलते हैं, इसके कारण इस तरह के ये बिलबिला जाते हैं, सच्चाई से भाग जाते हैं। ये सर मैं बोलूं से भाग जाते हैं, याद नहीं है तो और क्या है?
मोहम्मद जिहाद नहीं है तो और क्या है ये? अरे एक सर विनोद जी, आप भी थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज सर। कौन सा जिहाद? एक मिनट, फराज किदवई बोलिए। क्या चल रहा है देश के अंदर? फराज जी बोलिए। देश के अंदर आग लगाना चाहती है समाजवादी देखिए, पार्टी ये भारतीय है, जनता ये नहीं पार्टी और स्वीकार होगा। भारत इन सब बदतमीज चीजों आदमी को को अच्छी चुप तरह कराइए समझ पहले। रहा है। आपके गुंडे को चुप कराइए पहले। एक मिनट सर, एक एक करके बोल लीजिए सर, एक करके आपके जिहादी एजेंडे पे नहीं चलेगा ये देश। एक करके बोल लीजिए। बदतमीजी चलिए, एक बड़ी खबर आ गई है, वो पहले बता देते हैं, तब तक आप लोग थोड़ी देर धैर्य रखिए सर। एक बड़ी और अहम खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी का बयान आया है। एक वक्त आता है चिंगारी भड़क जाती है, बहुत दिन तक तमाशा नहीं देख सकते। सुनिए क्या कह रहे हैं नोमानी। तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते, तब्दीली चाहते हैं। तो ये आपने सुना, लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। नूर अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि तौकीर रजा को छोड़ दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले महमूद प्राचा बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप जानते ही होंगे उन्हें। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, ये सब आरएसएस के लोग हैं और ये जमीन तैयार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। सहमत हैं आप? देखिए, एक बात सुनिए, मौजूदा हालात जो हैं उन पर तबसरा हो जाए। महमूद प्राचा ने किसके लिए क्या कहा है, वो खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य हैं। हाँ बिल्कुल है। और उनकी वो पर्सनल बातें हो सकती हैं। जो हालात हैं, अभी मैंने राकेश त्रिपाठी जी को भी सुना है, मैंने विनोद बंसल को भी सुना है। देखिए, ये जो जहरीले तीर ये लोग फेंक रहे थे, ये और इन्होंने महमूद प्राचा को भी नहीं बोलने दिया, किदवई जी के बीच में भी आ रहे थे। मैं किसी के बीच में गया नहीं। मैं उम्मीद करता हूं मुझे सुनेंगे आप। बात यह है कि जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब एक शब्द नहीं बोला इस तरह की भाषा को बोलेंगे, करेगा तो उसको सुनना पड़ेगा। इस तरह की भाषा के साथ अब हमको संबोधित करेंगे, तो विनोद भाई हो या राकेश भाई हो, इनकी तो मजबूरियां हैं। ये तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्हें तो बोलना ही है। इन्हें तो इसीलिए छोड़ा गया कि जाओ आप मुसलमानों को टारगेट करो। आप बताइए, बरेली का मसला, मौलाना तौकीर रजा की पहली बात तो कोई उसमें गलती नहीं थी, और आप गलती आप गलती भी मान सकते हैं। मुसलमानों को आप विनोद बंसल जी सुनो, आपकी जैसी मानसिकता मुसलमानों को टारगेट कर रही है। सुन रहा हूं आपसे मैं। अरे मुसलमानों के बच्चे जो है ना, जो मुसलमानों के बच्चे जिनके हाथ में कंप्यूटर कलम होना चाहिए, चैनल पर बैठो, बात करो चैनल पर, खंजर जब भी आप बोलते हो, अरे मौलाना आप जैसे ये अच्छा नहीं लगता। विनोद बंसल जी, आप उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे लीजिएगा, कोई बात नहीं। विनोद बंसल जी, 30-40 सेकंड धैर्य रख लीजिए, फिर वो बोल लेंगे, फिर आप बोल लीजिएगा। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। नोमानी ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर मुसलमानों में डर की बात कही थी, सुनिए जरा। हम न हिकमत के साथ दावत देने के लिए तैयार, न हिम्मत के साथ मुकाबला करने को तैयार। अजब तरह का खौफ, अजब तरह के डर और मायूसी, अजब तरह के एहसास कमतरी दीमक की तरह हमें खा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की जात पर जैसा यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुदरत पर, वैसा यकीन हमारे दिलों में शायद नहीं है। हम आरएसएस से डरते हैं, हम बीजेपी से डरते हैं, हम गुजरात की पार्टी से डरते हैं। हर मुसलमान और ख़ास तौर पर उलमा, उनको एक तरबियत की ज़रूरत है। यही मैं ख़ास बात आखिर में कहूँगा बस। तो अजहरी साहब, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। विनोद बंसल जी, एक निवेदन है, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप कह लीजिएगा, कोई बात नहीं सर, मैं पूरा मौका दे दूंगा। मैं कह रहा था फतेहपुर हसबा में क्या हुआ था, छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये टारगेट करेंगे तो उनको सुनना फतेहपुर, अरे सुनो भाई, फतेहपुर हसबा में जिस पुलिस के हाथ बंधे रहे, आगरा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो पुलिस बोल नहीं पाई,
आप बताएं, गोरखपुर में पथराव हुआ, पुलिस का रोल सबने देखा है। बरेली में जब बात आती है, महाराजगंज में जब बात आती है, जहांगीरपुरी में जब बात आती है, तब पुलिस के हाथ कैसे खुल जाते हैं। क्या एक समुदाय को एक समाज को एक टारगेट करना नहीं है तो क्या है, बताएं मैं आप। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओके सर, अब जवाब ले लेते हैं। अजहरी साहब आप जवाब ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी, अच्छा विनोद बंसल जी आप ही जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अजहरी साहब आप जवाब ले लीजिए ना। अजहरी साहब ओके, आपने सवाल पूछा, अब आप जवाब दीजिए। जितनी संपत्तियां तोड़ी जा रही है, ठीक है, ये संविधान के खिलाफ है। ठीक है, विनोद बंसल जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ठीक है अजहरी साहब आप सुन लीजिए ना। मोहम्मद का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है इस महीने से, इस सितंबर से पहले दुनिया के किसी कोने में आई लव मोहम्मद का पोस्टर कहीं किसी ने देखा हो तो मुझे बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात ये, चलो कोई बात नहीं, आप लगाइए पोस्टर लगाइए, लेकिन पोस्टर के पीछे की कॉन्स्पिरेसी को जी समझना पड़ेगा। इनका सीधा सीधा मकसद ये था कि हम पोस्टर एक लगाएंगे, अगर नहीं लगाने दिया तो विवाद करेंगे, लगा दिया और मान लो किसी तरह से फट गया, गिर गया, या जमीन में आ गया, पैर पड़ गए, या कूड़ेदान में चला गया, कोई नाली में चला गया, तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, ये नारा लेकर के खड़े हो जाएंगे। अब मौलाना को समझा जरा, बीच में नहीं बोलते। नहीं सर, अजहरी साहब भी तो गलत बात है। पहले आप कह रहे थे कि आप अकेले बोलेंगे, फिर आप उनके बीच में बोल रहे हैं, फिर तो ये तो वाजिब नहीं है। वो बोलने फिर आप बोल लीजिए, कोई बात ये हमें बोलने भी तो नहीं, बिल्कुल बोलने देंगे। मैं हूं ना सर, बीच में आ रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप पूरा बोलेंगे। आप उनको सुन लीजिए पहले, बोलिए विनोद जी। देखिए, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। ये जब पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो इसलिए बोलना पड़ता है। मैं एक बात सीधे सीधा कह रहा हूं, देखिए ये जो पोस्टर की कॉन्स्पिरेसी है, जो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपने घरों पर लगाइए, प्रतिष्ठानों पर लगाइए, वाहनों पर लगाइए, सब दुनिया में अपनी अपनी जगह पर लगाइए, लेकिन अगर मेरे यहां लगाओगे, मेरी वाहन पर लगाओगे, मेरे घर पर लगाओगे तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन होगा। एक बात। तीसरी बात ये कि जो ये लगा रहे हैं, ये जानबूझ कर, मुझे पता है कॉन्स्पिरेसी क्या है। जहां लगाएंगे फिर उसको फाड़ेंगे, उसको गिराएंगे, किसी के पैरों में पड़ गया, जमीन में दिख गया तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो है ना, जिस सरतन से जुदा की गैंग खड़ी लेकर के, खंजर लेकर के उसको मारने की कोशिश करेंगे। ये इनके सारी कॉन्स्पिरेसी, इनका दिवा स्वप्न है भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने का, वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं होने वाला। और जिस तरह से मौलाना, जिसका बयान आपने सुनाया था, ये सारे मौलाना जो है ना, ये भड़काऊ काम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके बिल्कुल। अजहरी साहब आप ही बोलेंगे। जहरीले मौलानाओं से दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो ये मौत निश्चित है उनकी। ठीक है, अजहरी साहब बोलिए, अब आप बोलिए। आप बताइए, पूरे भारत में हम 100 जगहें ऐसी दिखा सकते हैं जहां पर मस्जिदों को, मदरसों को, मुसलमानों की बस्तियों को, मुसलमानों के घरों को विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टारगेट किया है और मुसलमानों के धार्मिक झंडे उतार के अपने झंडे लगाए हैं। किसी से छिपा हुआ है? एक बता दो, आप बताइए, एक बता दो, आप बताइए, एक मस्जिद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोई हमला किया हो दुनिया के अंदर, बता दीजिए। मौलाना, दुनिया के अंदर एक इंसिडेंट बता दीजिए। मैं बजरंग दल का प्रवक्ता हूं, मैं बजरंग दल का प्रवक्ता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, भारत की कहीं, विश्व के किसी भी मस्जिद में, भारत के किसी भी मुस्लिम बस्ती में कोई हमने हमला किया हो, ये नहीं हो सकता। बेकार में एक नेशनल चैनल पर अपना मिथ्यारोप मत लगाइए। ये इस तरह की फालतू की चीजें करके भागने वाले नहीं हो आप तो भागने नहीं दिया जाएगा। आप इस तरह से हमला करके बच नहीं सकते आप भागोगे। चलिए ठीक है, राकेश त्रिपाठी, फराज किदवई ने एक बड़ी बात कही। फराज ने कहा कि भाई ये टारगेटेड है और पुलिस राजनीति में, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक टिप्पणी को उन्होंने कोट किया। इस पर क्या आपका जवाब है? पुलिस की गलती सर, ये मेरा सवाल राकेश त्रिपाठी से। एक मिनट राकेश त्रिपाठी। देखिए, मैं बहुत आग्रह के साथ कहूंगा, इस उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस को आजम खान की भैंस खोजने तक के लिए लगा दिया जाता था। इसी पुलिस के हाथ बांध दिया जाते थे जब मुजफ्फरनगर के कवाल में एक बहन के साथ छेड़खानी होती है और उसके 2 भाइयों की हत्या होती है। अभी आपने भैंस चोर बना दिया। जैसे मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं, मैं पुराने पन्ने उल्टूंगा तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे वो पाप निकल कर सामने आ जाएंगे। तो इसलिए जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पुलिस का किसने दुरुपयोग किया है, पुलिस का किसने जातीयकरण किया है, पुलिस का किसने मजहबीकरण किया है, पुलिस का किसने राजनीतिकरण करने का काम किया है, उनको कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं एक आप छोटे से उदाहरण से बताऊंगा। इसी नवरात्रि के पावन पर्व में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आजमगढ़ में एक मुस्लिम बच्चे की हत्या हिंदू परिवार के कुछ लोगों ने कर दी थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन हिंदू का एनकाउंटर करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है।
सच बात यह है कि आज हमने कानून को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, पंथ से ऊपर करने का काम किया। कानून आज अपराधी की जाति मजहब नहीं देखती है, उसका अपराध देखती है। अब आजमगढ़ की इस घटना का मैं डंके की चोट पर उदाहरण दे रहा हूं और इसी नवरात्रि का उदाहरण दे रहा हूं। मैं कोई पीछे दशकों पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब फराज किदवई साहब इस उदाहरण को जनता के सामने कोट नहीं करना चाहेंगे। इस पर वो कोई सराहना नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ काम किया। 24 घंटे के भीतर ऐसे दरिंदों को जेल भेजने का काम किया, उनको हाफ एनकाउंटर करने का काम किया, उसको नहीं मानेंगे। चलिए सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास और इसका जवाब मैं फराज किदवई से जरूर लूंगा जो वो कह रहे थे। लेकिन बड़ी और अहम खबर एक आ रही है, वो भी बता देते हैं। बरेली हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दानिश अली और मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। और हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जो लोग प्यार के नाम पर इस तरह के सांप्रदायिक तकरार में लगे हों, जो लोग जो है वो लब के नाम पर हेट के हारा हंगामे और हुड़दंग में लगे हों, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। सभी को ये बात समझना चाहिए कि जो इस तरह का भ्रम पैदा करके, भय पैदा करके, इस तरह का भौकाल खड़ा करके जो लोग कर रहे हैं, वो उनकी मकसद क्या है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। यानी कि वो आम आदमी जो है वो इस पूरे के जो फसाद है उसमें तो पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा, परेशान होगा। लेकिन जो इस तरह के साजिशी सांप्रदायिक साजिशी सिंडिकेट है वो लाभान्वित होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, कानून है देश में, न्यायपालिका है और न्यायपालिका अपना काम करती है और सबको न्यायपालिका में विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। बुलडोजर एक्शन को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आया था, गाइडलाइन भी आई थी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का वायलेशन कर रही है। फतेहपुर के आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके सदस्य थे 10 से ज्यादा, क्या उनके किसी करीबी पे बुलडोजर एक्शन हुआ या उन पे कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ विध्वंस करना जानती है। अगर वो चीज अवैध थी तो अब तक रुकी हुई क्यों थी? अब तक क्यों नहीं उसको अदालत से डिमोलिश कराया गया? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में बुलडोजर विध्वंस का और गैर कानूनी ध्वंस का प्रतीक हो गया है। हिंदू मुसलमान इन्हें करना है। अगर आई लव मोहम्मद की बात करें तो मोहम्मद से तो सब लोग प्यार करते हैं, भगवान श्री राम से सब लोग प्यार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनके नाम पर नफरत फैलाना ये तो कतई अनुचित है। और शासन और प्रशासन जिस तरीके की भूमिका का निर्वहन बरेली में कर रहा है, उसका हिसाब कहीं ना कहीं अदालत में शासन को भी देना होगा, प्रशासन को भी देना होगा। फराज किदवई साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे होते थे, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। लेकिन यह बात सही है कि संभल के बाद बरेली हुआ, और जो बरेली में हुआ, जो डीआईजी वहां के कह रहे हैं अजय साहनी, वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा था साहब। उन्होंने कहा कि साहब खोखे बरामद किए गए। उन्होंने कहा साहब 1600 लोगों को इकट्ठा किया गया। अजीत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब मैं बोलूंगा तो बीच में इंटरफेरेंस ना हो तो बेहतर रहेगा। ठीक है सर। देखिए, राकेश भाई बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, इन्होंने अभी मुजफ्फरनगर दंगे की बात की। तो एक फैक्चुअल चीज मैं राकेश भाई आपको बता दूं कि ओनली वन एमएलए हु वाज कन्विक्टेड इन मुजफ्फरनगर राइट्स, उसका नाम था कौन? विक्रम सैनी। और विक्रम सैनी किसके विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी। ही वाज कन्विक्टेड बाय एमपी एमएलए कोर्ट। अजीत जी जरा चेक करवाइएगा, राकेश जी चेक करिएगा। दूसरी बात, अभी बात हुई कि कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है। मैं मानता हूं ये बात, ये हमारे बंसल साहब ने जो कहा है, मैं इस बात को मानता हूं कि कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी वो होती है कि बजरंग दल के लोग गौ हत्या करते हैं और उसका इल्जाम एक महमूद नाम के आदमी पर इसलिए लगा देते हैं ताकि धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके। गलत बोलते हैं, जिसमें ये झूठ है।
जिसमें बजरंग ये दल का नाम लेकर के आप लोगों को मिर्ची लगती है, जिसमें बजरंग ये दल का नाम मत देखिए लीजिए। सर, ये ऐसे नहीं, बिल्कुल सर, ऐसे नहीं होगा। आपके मुंह से सर, बजरंग ऐसे दल नहीं का नाम होगा। लेना ठीक नहीं है। सर, ऐसे नहीं नहीं, ये होगा। गलत बात है। ये सर, बजरंग ऐसे दल का नहीं नाम होगा। कैसे ले लेंगे? ये मैं कहता सर, हूँ ऐसे नेशनल नहीं टीवी होगा। चैनल पर बजरंग दल का नाम लेकर के और कुछ भी बोल के चले जाएंगे। ये नमाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता इस तरह की बातें नहीं कर सकते। नहीं, सर, कोई सर, तथ्य बताइए, सर, कोई सर, सच्चाई बताइए, अब कोई फैक्ट लाइए। विनोद बंसल, बजरंग दल का नाम लेकर के आप विनोद कहेंगे, बंसल, आप ऐसे कैसे विनोद स्वीकार कर बंसल, लेंगे? हम एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं चुपचाप बैठा था। फराज किदवई साहब, देखिए, मैं चुपचाप बैठूंगा। ठीक है बिल्कुल। सर, ओके। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। फराज किदवई साहब, लेकिन अगर बजरंग दल का नाम लिया, ठीक है। सिंधु पसंद का नाम लिया, विनोद बंसल का नाम लिया, तो मुझे बोलना पड़ेगा। फराज किदवई साहब आप बोलिए, फराज किदवई साहब आप बोलिए। मैं ये चाहता हूँ, फराज साहब मैं ये चाहता हूँ, सुनिए सर, फराज किदवई साहब मैं चाहता हूँ कि आप, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि बरेली पे अगर बात कर लें तो थोड़ा समय कम है, ज्यादा अच्छा होगा। फराज साहब, धर्म के नाम पर आतंक नहीं, फैलाने वाले लोग आप मैं ही लोग फैक्ट हो। दे देता हूं। ये इंडियन एक्सप्रेस की 2 फरवरी 2024 की खबर है। बरेली पे सर आते हैं। फराज साहब बरेली। नहीं, मैं बोलूंगा बजरंग दल पे, क्योंकि बजरंग दल के लोग जो है वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और ये मुझे रोक नहीं मोहम्मद सकता। के नाम पर जो मोहब्बत फैला रहे हैं, नहीं सर, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों कोई रोकेगा? एजेंडा पता लग रहा है कि किस तरह से मोहम्मद के नाम पर किस तरह की मोहब्बत ये फैला रहे हैं। इनको पता है इसमें गिरफ्तारियां भी ये हुई हेट हैं। स्पीकर्स हैं। इसमें गिरफ्तारियां भी ये हुई हेट हैं। स्पीकर हैं। बजरंग दल का मोहम्मद के नाम पर जो मोहब्बत फैलाने का काम कर रहे हैं, फर्जी मीडिया को साथ में लेकर के बात करते हैं, बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बजरंग दल जैसा बस सभी मेहमानों से माफी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, विनोद बंसल जी, फराज किदवई साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।